हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो टर्म कॉम्प्लीमेंट है इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फैक्टर्स which occur in the normal serum that are activated characteristically by antigen antibody interaction and subsequently mediate a number of biological significant consequences। तो बोलने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है और वो जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं। मतलब कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको हमने कॉम्प्लीमेंट कहा वो जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं एंड दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या इम्यून कॉम्प्लेक्स भी हम जिसको बोल सकते हैं। और जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस अ नंबर ऑफ रिएक्शंस को मेडिएट करती हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 19th सेंचुरी के एंड में ऐसा माना गया था कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बोलते हैं कि उनकी जो बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोलिटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके लिए उन्हें एक हीट लेबाइल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट लेबाइल कंपोनेंट का मतलब कि कोई एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हीट से डीएक्टिवेट हो जाए, मतलब कि इट कैन बी रेडिली डिस्ट्रॉयड और डीएक्टिवेटेड बाय हीट। तो ऐसा माना गया था। फिर उसके बाद ये जो हीट लेबाइल फैक्टर था जो कि एंटीबॉडीज़ के लिए चाहिए होता था उसको नाम दिया गया था एलेक्साइन। ठीक है, बट उसके बाद ये जो टर्म थी एलेक्साइन इसको रिप्लेस करके इसको एक नया नाम दिया गया दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट टर्म थी वो एरलिच ने दी गई थी बिकॉज दिस फैक्टर कॉम्प्लीमेंटेड द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, क्यों बोला गया इसको कॉम्प्लीमेंट वर्ड? क्योंकि ये क्या कर रहा था कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ थी, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम था उसकी जो वर्किंग है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो उसको ये इन्हेंस करता है। बेसिकली क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो हमारी नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। आगे बोल रहे हैं कि इट इज़ अ थर्मोलेबाइल मतलब कि which can easily or readily destroyed or deactivated by heat and it is a non-specific substance। देखो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है नॉन स्पेसिफिक। तो अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक की तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि फॉर अ पर्टिकुलर की फॉर अ पर्टिकुलर लॉक देयर इज़ अ पर्टिकुलर की। ठीक है, मतलब कि वो स्पेसिफिक हैं आपस में। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन स्पेसिफिक की, मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर नहीं है इसको कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। बोलने का मतलब क्या है कि जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं देन दे परफॉर्म नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज। ठीक है, मतलब इनकी जो वर्किंग होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स विच, मतलब 20 to 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स का ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है कि इट मेड कॉन्सिक्यूटिवली बाय लीवर एंड सर्कुलेटेड इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स इन ब्लड, लिम्फ एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने कॉम्प्लीमेंट बोला, उनको बनाता कौन है, लीवर, एंड देन इट सर्कुलेट इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म जिनको हम प्रीकर्सर्स या फिर जाइमोजन के रूप में इसको हम बोल सकते हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, लिम्फ में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जहाँ वो सर्कुलेट करती रहती हैं ये प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ प्रेजेंट इन सीरा ऑफ ऑल मैमल्स एंड ऑल्सो ऑफ मोस्ट लोअर एनिमल्स। इसमें बर्ड्स भी आ गए, फिशेस भी आ गए, एम्फीबियंस भी आ गई, और जितने भी हमारे मैमल्स हैं उन सभी की बॉडी में ये प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की तो हमारे पास दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम और एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब कि इम्यूनिटी दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, इनबॉर्न जो इम्यूनिटी है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, हम ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है। इनबॉर्न जो इम्यूनिटी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम। और जो दूसरी काइंड ऑफ जो इम्यूनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, वो उस तरीके की इम्यूनिटी होती है जो हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये कैसी है, इन्नेट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम के अंडर ही आता है, ठीक है। और हमने क्या बात करी कि मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। एंड और ये एक्टिवेट कैसे होता है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है और फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अगर आप साइड में जो मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है, अगर आप उस पर फोकस करें थोड़ा सा, तो जो ब्लैक डॉट है ये एंटीबॉडीज़ मैंने दिखाई गई हैं, AB है यहाँ पे, ठीक है। ये एंटीजन मैंने बताए हैं, ओके सॉरी, ये ठीक है। एंटीजन मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं जो ब्लैक कलर में, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर में जो शो की गई है ये है एंटीबॉडी। आपको पता है एंटीबॉडी कैसा स्ट्रक्चर है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया ये एक एंटीबॉडी है और ये आपस में कंबाइन हो गए हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं अभी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटीन्स है, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स हैं, इनकी एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है ना। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो हमें पता है, जो एंटीबॉडी होती है, जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, उसका जो स्टॉक पार्ट होता है जो वाई का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसी रीजन जिसको हम बोलते हैं, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ थ्रू द एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी ये ज्वाइन कर जाती हैं, और जैसे ये ज्वाइन करती हैं दे गॉट एक्टिवेटेड। तो बेसिकली ये इसका एक प्रिंसिपल है कि इस तरीके से एक्टिवेट होती है। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इसका जो एक्टिवेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि ऑल द क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, दे डू नॉट फिक्स द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे तो हमने बोल दिया कि भाई इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ जब भी वो अटैच करेंगी तो वो एक्टिवेटेड हो जाएंगी, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारे पास, हमें पता है हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये पाँचों जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दे डू नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट ओनली, कौन कौन सी, IgM मतलब कि म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ हमने बात करी सिर्फ ये ही कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकती हैं। हमें पता है जो IgG जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है इसको भी 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें से भी 1, 2, 3 ही जो है वो इसको एक्टिवेट कर सकती हैं, बट नॉट अल्फ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन, IgE एंड IgG4, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ के नाम बताए, दे डू नॉट फिक्स द कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगी इसकी जनरल से इंट्रोडक्शन कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, ये क्यों होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में। और ये जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली तो आप जो आगे इसके जो प्रोसीजर्स हैं एक्टिवेशन के, ठीक है, वो बहुत इजी लगेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई ना तो आगे फिर वो कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसको आप ध्यान से देखना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 9 डिफरेंट फ्रैक्शंस कॉल्ड C1 to C9, ठीक है। तो हमने पहले ही बात करी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का एक ग्रुप है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 9 तरह की इसमें प्रोटीन्स और फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिनको हमने नाम दे दिया क्या, C1 to C9 एंड C here stand for the complement, और आगे इसको नेमिंग नंबरिंग कर दी गई है, ठीक है, 1 to 9 ऐसा करके। इन दिस C1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमारे पास जो C1 जो फर्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो अपने आप में एक क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियमाइन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन सब यूनिट्स C1Q, R एंड S, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले हमने बात करी कि C1 to C9 जो है हमारे पास 9 तरह की प्रोटीन्स हैं। फिर ये बोलता है जो C1 है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बना है, C1Q, R और S। तो मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, इन टोटल हमारे पास 11 डिफरेंट प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि C1 to C9 अकर इन अ सीक्वेंस ऑफ कैस्केडिंग रिएक्शन। कैस्केडिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि एक सीरीज़ में वो काम कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, C1 to C9 हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तो कैस्केड का मतलब कि वो सीरीज़ में परफॉर्म मतलब सीरीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि C1 C2 C3 C4 ऐसे सो ऑन, ठीक है। बट इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, दैट C4 कम्स आफ्टर C1 बिफोर C2। मतलब सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या, C1, उसके बाद हमारे पास C2 नहीं आएगी, ये इसमें एक्सेप्शन है। C1 के बाद हमारे पास आएगा C4, देन C2, अब वो पूरा सीरीज में चलेगा, ठीक है। C1 C4 C2 देन C3, अब 4 हमारे पास पहले आ गया था ना, अब उसके बाद C5 आ जाएगा, फिर C6 C7। तो इस तरीके से जो है वो एक सीक्वेंस में जो ये प्रोटीन्स हैं वो काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैस्केडिंग रिएक्शन में जो है वो काम करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का क्या मतलब हुआ कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन विच द प्रीसीडिंग कंपोनेंट एक्ट एज अ एंजाइम ऑन सक्सीडिंग कंपोनेंट्स। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, अभी आगे भी कंटिन्यू करते हैं कि रुको, एंड क्लीविंग दैम इनटू डिसिमिलर फ्रेगमेंट्स, जिनको हमने नाम दे दिया A एंड B। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्लीव कर जाती हैं दो सब यूनिट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें C3, अगर आप एग्जांपल नीचे देखो तो ये वो हमने बात कर ली कि ये इसको हम दो पार्ट्स में क्लीव कर देते हैं, C1 जिसको हमने क्या नाम दे दिया, A और B, है ना। तो C3 को जब हम क्लीव करेंगे दो पार्ट्स में तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, C3A एंड C3B। तो अब इसमें एक रूल है कि जो C3A, जो A वाली फ्रेगमेंट है वो स्मॉलर इन साइज़ होती है और जो C3B है वो लार्जर इन साइज़ होती है ना। और इसमें क्या होता है कि जो लार्जर सब यूनिट है वो आगे रिएक्शन में काम करती है। मैं और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा कि प्रोसीडिंग कंपोनेंट्स एक्ट एज अ एंजाइम ऑन सक्सीडिंग कंपोनेंट। मतलब कि क्या हुआ, देखो अगर हम C3 का यही एग्जांपल लें, हमने बोला कि दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी C3A एंड C3B, है ना। जो C3B है वो लार्जर इसकी फ्रैक्शन, लार्जर इसका कंपोनेंट है और ये आगे रिएक्शन में काम करता है। मतलब C3B आया, ठीक है, इसको क्लीव करके C3B जो हमारे पास यूनिट है वो आगे जब हमारे पास C5 आएगा तो उसमें एक्ट एज ए एंजाइम काम करेगी। मतलब प्रीसीडिंग कंपोनेंट जो क्लीव करके हमें मिला दैट एक्ट एज एंजाइम ऑन सक्सीडिंग कंपोनेंट, जो अगला कंपोनेंट आएगा उसमें एज अ एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मैं इसमें बोलना चाह रही थी। और इसको अगर आपको ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक है कि जैसे हम इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं कि जैसे C3A है तो A स्टैंड फॉर अवे, मतलब ये जो A वाली सब यूनिट है इसमें वो आगे कैस्केड में जो है वो ज्वाइन नहीं करेगी। जो हमारा रिएक्शन एक चल रहा है उसमें ये ज्वाइन नहीं करेगी और एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाएगी। तो मतलब कि वो अवे हो रही है। और B का हम ऐसे याद रख सकते हैं कि B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट है, जो B सब यूनिट है, ठीक है, वो सीरीज़ में आगे ज्वाइन कर जाएगी और कैस्केड में आगे वो इन्वॉल्व होती रहेगी। तो ये इसमें एक बेसिक था, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है C2। इस केस में क्या होता है कि जो C2A है वो इसमें लार्जर कंपोनेंट है और वो आगे कैस्केड में ज्वाइन करता है, ना कि C2B, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड नॉमेनक्लेचर। अब हमने बात करी कि जनरली ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब हमें उनको करना है एक्टिवेट, और उनकी एक्टिवेशन के लिए हमारे पास 3 पाथवेज हैं, जिसमें पहला है क्लासिकल पाथवे, सेकंड है ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड थर्ड वन इज़ एम्बिलेक्टिन पाथवे। इसका जो पूरा प्रोसीजर है इनकी एक्टिवेशन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।